ठीक है। कंकाल समझ रहे हो ना सुरेंद्र जी? कंकाल ना, हाँ, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में, बेसिकली हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थि जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़े थे ना। 2 पार्ट में जब हम पढ़ेंगे, एक तुमको बताए थे उपांगी, क्या बताए थे? हाँ, उपांगी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, अपेंडिकुलर, ठीक है। डबल पी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपेंडिकुलर। एक पढ़ाए थे तुम्हारा एक्सियल, ठीक है, कोई दिक्कत है? दोनों में हम संख्या बताए थे कि उपांगी का संख्या 126 होता है, कितना होता है? 126, और एक्सियल का संख्या 80 होता है। ये जो अपेंडिकुलर होता है, जो उपांगी बोन होते हैं, उपांगी हड्डी जो होता है हमारे अंदर, उपांगी अस्थि जो हमारे अंदर होता है, उसका काम क्या है? हमको चलने बुलने में मदद करना, ठीक है। बेसिकली हाथ पैर यही सब मिला के 126 हो जाता है, ठीक है। और जो हम लोग एक्सियल के बारे में काम करते हैं, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे जो हमारा रिब्स केस होता है वो हमारा लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड का रिब्स होता है वो हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। जो हमारा बैकबोन होता है उसके थ्रू हमारा मेरुरज्जु पार्श्वित होता है, जिसको वो स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं ना। समझाएंगे अभी एक एक चीज़ को, बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। देखो, जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं किसको पढ़ने के लिए? उपांगी के बारे में, ठीक है। और 126 को हम लोग चुटकी में ऐसे ही याद करेंगे, मतलब लगेगा ही नहीं कि हम 126 पढ़ लिए। क्योंकि रीजन क्या है ना, कि हमारा जो एक हाथ है ना, ये राइट बोले या लेफ्ट बोले, पैर लेफ्ट बोले या राइट बोले, एक हाथ और एक पैर, समझ रहा है ना? एक हाथ और एक पैर, दोनों में बोन का संख्या 30 होता है। कितना होता है? 30, ठीक है। जब हम हाथ का बात करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला ये पार्ट है ना, ये बाइसेप्स के पास जो ये हड्डी, ऊपर वाला हड्डी होता है, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और ये यहाँ पे जो है ये रेडियस, फिर नीचे अल्ना, और यहाँ जो रिस्ट के पास है इसको हम लोग कार्पल कहते हैं। और कार्पल से ऊपर ये वाला जब हम पार्ट में जाएंगे तो ये मेटाकार्पल होगा। क्या होगा? मेटाकार्पल। अब फिंगर में जो हमारा हड्डी पाया जाता है उसको फ्लैंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंजिस, ठीक है। अब संख्या का बात रह गया कि कितना कितना संख्या होता है, तो सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग ह्यूमरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस का संख्या 1, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं रेडियस का संख्या 1। फिर हम लोग पढ़ते हैं अल्ना, इसका संख्या 1। समझ में आया ना? फिर पढ़ते हैं कार्पल। क्या पढ़ते हैं? कार्पल का संख्या 8। फिर होता है मेटाकार्पल। क्या होता है? मेटाकार्पल का संख्या 8। गुड। कितना होता है? 5। और एक होता है तुम्हारा फ्लैंजिस का संख्या 14, ठीक है। ये सब हम कल का क्लास में किए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ये जब रिस्पॉन्स हमको मिलता है तो समझ में आता है कि जो चीज़ हम बताएं वो तुम्हारे तक पहुंच गया। कल का हम क्लास में ये सब चीज़ डिटेल पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अभी बस हम रिवीजन करवा रहे हैं ताकि तुम्हें वो याद करने में बहुत आसानी रहे, क्योंकि घर में तो तुम लोग रिवीजन किया हुआ होगा नहीं, लेकिन तुम लोग को सुन के अच्छा लग रहा है कि हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहा है। उपांगी कितना होता है? 126। उसमें से सबसे हैंड का जो हम ऊपर वाला ये हड्डी पड़ता है, इसका संख्या कितना होता है? 1। यहाँ पे रेडियस कितना होता है? 1। उसके नीचे जो अल्ना होता है, रेडियस का ही सपोर्टिव होता है अल्ना। क्या होता है? रेडियस का सपोर्टिव अल्ना होता है। और ये जो हमारा रिस्ट है ना, ऐसे ऐसे मूविंग कर रहा है ना, मूविंग क्यों कर रहा है? अगर मान लो सपोर्ट एक हड्डी यहाँ पे पूरा जॉइंट किया रहता तो मूव करना पॉसिबल नहीं होता। चारों तरफ इसे जो हम घुमा पा रहे हैं ना इसको, ये पॉसिबल नहीं होता है। रीजन क्या है? इसमें छोटा छोटा हड्डी होता है। क्या होता है? छोटा छोटा हड्डी, जिसका संख्या कितना होता है? 8। जैसे बैरिंग तुम लोग देखता होगा ना, ये जो फैन वैन घूम रहा है ना, इसके अंदर भी बैरिंग फिट है। तो बैरिंग में देखिए एक छोटा सा रिंग बना होगा, ऐसे बना हुआ रहता है ना, इसके ऊपर एक रिंग और रहता है, बना हुआ रहता है। हाँ, इसी पे एक छोटा छोटा क्या रहता है? हाँ, बिंदु टाइप का रहता है। ये समझो कि इसी पर ये क्या करता है? बैरिंग ऊपर वाला मूव करते रहता है। समझ में आ रहा है ना? सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ भी छोटा छोटा कार्पल लगा हुआ रहता है, जिस कारण हम इसको आसानी से मूव कर पाते हैं। अगर कार्पल नहीं रहता तो हमारा रिस्ट का मूविंग पॉसिबल नहीं होता। समझ रहा है ना? समझो, ह्यूमरस कितना है? 1। रेडियस कितना है? 1। अल्ना कितना होता है? 1। कार्पल कितना होता है? मेटाकार्पल। और फ्लैंजिस 14, ठीक है। अब हम हाथ के ऊपर ना बस हम इंडिकेट करेंगे, उधर से नाम बताना, वो भी लाउडली, ठीक है, ताकि मेरे तक पहुंच पाए। ये वाला हड्डी, यहाँ पे जो हड्डी है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, और ये वाला फ्लैंजिस।
ठीक है, फ्लेंजेस। अब संख्या तो तुमको सब सामने लिख दिए, अब समझते हैं। ये देखो, ये फ्लेंजेस जो 14 है ना, आराम से इसको काउंटिंग कर सकते हैं, अपने से फील भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेंजेस काउंटिंग करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे ये हमारा ये इसमें ना 3 फिंगर, इस फिंगर में कितने हड्डियां हैं, 3। देखो 1, 2 और 3, जहां जहां से ये फॉल्ट होता है ना, सब एक एक हड्डी अलग है। ये इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 2 होता है। यहाँ पे देखो एक ही ना, यहीं पे फॉल्ट होता है ना, बाकी इसका अंदर पार्ट कहाँ चला जाता है, मेटाकार्पल में चला जाता है, समझ में आ रहा है, जिस कारण ये इसमें 2 ही हड्डी होता है, समझ में आया। सब में 3 3 और इसमें 2, इसलिए 4 3 जा 2, मतलब 4 3 जा 12 और प्लस 2 14 हो गया ना। तो ये 14 किस में होता है, फ्लेंजेस। कोई दिक्कत। फिंगर में तुमसे अगर अब आज ऐसे सवाल पूछो डायरेक्ट कि फिंगर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर एक फिंगर का बात करता है तो 14, 2 फिंगर का बात करेगा तो मतलब एक हैंड का फिंगर का बात करेगा तो 14, और 2 हैंड का फिंगर का बात करेगा तो 28। अब पैर और हाथ दोनों मिला के करेगा तो 56। कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्योंकि देखो 14 प्लस 14 28, अब प्लस 14 अब प्लस 14 वो भी 28, 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 56। इतना मैथ्स तो आता ही है ना, कहीं कोई दिक्कत है। देखो जितना हमारा हाथ वाला फ्लेंजेस में, फिंगर में जितना हड्डी होता है, पैर वाला भी फ्लेंजेस में उतना ही हड्डी होता है। अगर हम हाथ को आराम से देख लिए, इसी का फॉर्मेशन पैर में छोटा छोटा कुछ कुछ डिफरेंस है और नाम का अंतर है, बाकी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। 1 नंबर में क्या है, ह्यूमरस, जोर से बोलो, 1 नंबर में ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, फिर अल्ना, फिर कार्पल, फिर फ्लेंजेस। कहीं को दिक्कत है, ह्यूमरस एक हाथ का जब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिमेंट्री होता है। हमारा हैंड क्या होता है, सिमेंट्री। सिमेंट्री का मतलब होता है कि जैसा इसमें वैसा इसमें, ठीक है। अगर इसमें हमारा 30 है, क्या है 30 है, तो 2 हाथ मिला के कितना हो जाएगा 60। कहीं को दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। अगर हम ये 30 को याद कर लेते हैं तो हमारा दोनों हाथ का क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा। अगर हम एक पैर का याद करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पैर का निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो ह्यूमरस कितना हो गया 1, रेडियस कितना हो गया, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस 14। समझो इस चीज को। देखो ये हमारा क्या है, ह्यूमरस, ये क्या है, अल्ना, ये क्या है, रेडियस, यहाँ रिस्ट पर क्या है, कार्पल, ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, फ्लेंजेस। फ्लेंजेस समझ में आ रहा है ना। फ्लेंजेस में हड्डियों की संख्या, बोनों की संख्या कितना होता है 14, फ्लेंजेस में कितना होता है 14। अब मेटाकार्पल में 5, कार्पल में 8 और अल्ना में 1, रेडियस, ह्यूमरस 30। खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत है। 30 और 30 60 तो हड्डी हम लोग 126 में 60 तो निपटा दिए ना। अब कुछ कुछ आते हैं हम लोग पैर के पास, कहाँ आते हैं, पैर के पास आते हैं, पैर में आते हैं, पैर की हड्डी है ना, पैर हड्डी, समझना इस चीज को। पैर में भी देखो, पैर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये जांघ वाला जो हड्डी होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर। ये हो गया फीमर, क्या हो गया, फीमर। सबसे ऊपर वाला जो पैर का ये हमारे जांघ वाला हड्डी, जांघ मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, ये जांघ वाला, ये घुटना से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फीमर कहते हैं। और शरीर का सबसे लंबा हड्डी भी यही होता है, समझ में आ रहा है ना। शरीर का सबसे लंबा हड्डी क्या, कौन सा होता है, फीमर। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। तो फीमर का संख्या कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फीमर जब ये तुम टकना के पास जाएगा ना, जो घुटना जिसको तुम लोग बोलते हो, है ना, वहां पे देखिएगा सामने कटोरी टाइप का लगा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। तो पटेला का संख्या क्या कितना हो जाएगा, हाँ। एक पैर का हम डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों पैर का मतलब सिमेंट्री होता है। अगर इधर फीमर है तो इधर भी फीमर, यहाँ पटेला है तो यहाँ भी पटेला होगा। कहीं को दिक्कत है, हाँ समझना। अब पटेला के नीचे जब हम ये वाला पार्ट को देखते हैं, नीचे वाला पार्ट को, ठीक है, जैसे हम लोग पैर देखते हैं ना, मान लो ये घुटना हो गया, तो ये फीमर हो गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, टिबिया। आईसी में एक सपोर्टिव हड्डी होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेबुला। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, समझना इस चीज को एकदम आराम से। तो पटेला के बाद क्या लिखेंगे, टिबिया। टिबिया का संख्या 1, वेरी गुड। टिबिया के जस्ट नीचे फीबुला। फीबुला कितना होता है 1, कोई दिक्कत है। फीमर, पटेला, टिबिया और फीबुला, कोई दिक्कत। फीबुला कितना होता है 1, कोई दिक्कत। सेम कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं ना। देखो जैसे हाथ में होता है ह्यूमरस, तो पैर में क्या हो गया उसके जगह, फीमर। हाथ में ये पटेला नहीं होता है, समझना। क्योंकि पटेला क्यों नहीं होता हाथ में, हाथ का जो हमारा ह्यूमरस ये पार्ट है ना, यही थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसको लॉक करता है इधर पीछे नहीं मुड़ने से। देखो हाथ को तो ऊपर मूव कर लेते हैं, क्या पीछे मूव कर पाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। किस कारण, क्योंकि ह्यूमरस यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा होकर लॉक लगा देता है ताकि हाथ मूव ना कर पाए। सेम कंडीशन चाहता तो पैर को भी वहां पे मूव करता है, फीमर को बड़ा करके, लेकिन पैर पे पूरा शरीर का वजन होता है, जिस कारण अगर वहां पे थोड़ा सा बढ़ा देता तो टूटने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए वहां पे सपोर्ट दे दिया गया। क्या दे दिया गया, सपोर्ट। किसका, पटेला का।
मतलब ये नहीं कि सर पटेला जब एक्स्ट्रा हो गया है तब तो भाई इसमें 31 हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी फॉर्मेशन तो सेम है। हाँ बाकी फॉर्मेशन सेम है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे कार्पल कहाँ पे गए, हाँ कार्पल पढ़ते हैं ना 8, तो यहाँ जब हम पढ़ेंगे ना इसमें कार्पल के जगह पे टार्सल रहता है, क्या रहता है टार्सल, उसमें रहता है 7, क्या रहता है 7। समझो कि वहीं से वो निकाल के लॉक यहाँ दे दिया गया, समझ रहे हैं ना, ये दे नहीं दिया गया, हम समझाने के तुमको समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कार्पल 8 है, वो टार्सल में कितना हो जाएगा 7, जो एगो यहाँ एक्स्ट्रा हुआ वहाँ जाके मैनेज हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें भी 30 ही है। फिबुला के बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे हाथ का हमारा रिस्ट होता है ना, कलाई होता है ना, तो पैर वाला भी ये मूविंग पार्ट है कि नहीं है, है ना, तो वो पैर वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं टार्सल, क्या कहते हैं टार्सल। तो टार्सल का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ 7। बाकी फिर सेम है, जैसे कार्पल के बाद क्या आया था मेटा कार्पल, तो टार्सल के बाद क्या आएगा यहाँ पे मेटा टार्सल, कहीं कोई दिक्कत है, इसका संख्या कितना हो जाएगा 5। और लास्ट में क्या बचेगा हमारा फ्लेंजिस, क्या बचेगा फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस तो इसमें भी है, इसमें भी लिखने का संख्या है, सिंपली कहते हैं यहाँ पे फ्लेंजिस होगा कितना 14, कितना होगा 14। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटल 30 और 30 × 2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 60, है ना। तो देखो 60 और 60 कितना हो गया 120, 120 खत्म हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत है, यूं ही याद बात बात में 120 खत्म। अब तुम लोग से पूछेंगे तो तुम आसानी से जवाब आएगा कि नहीं, हाँ ये ऊपर वाला पार्ट जोर से बोलो, ऊपर में यहाँ पे, फिर ये रिस्ट में, फिर ये वाला, और ऊपर में फ्लेंजिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मिला के कितना होता है यहाँ पे 30, और दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों हाथ का निकालेंगे तो 60, सेम पैर में निकल गया। ऊपर वाला जांग में कौन सा होता है फीमर, जांग के नीचे पटेला, मतलब घुटना के पास होता है पटेला, एक कटोरी टाइप का फिट होगा, देखना अपना अपना घुटना छू के देख लो, वहां पे ऐसे मूविंग हड्डी होगा लगा हुआ है ना। और ये होता है फिर उसके नीचे टिबिया, फिर फिबुला, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल, कहीं कोई दिक्कत है। ये सबसे बड़ा हड्डी होता है, क्या होता है सबसे बड़ा हड्डी, और एकदम खोखली होती है, क्यों, क्योंकि अगर ये खोखला नहीं रहेगा पूरा तो वजन बहुत ज्यादा शरीर का हो जाएगा, हड्डी में वजन बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे लंबा होता है, खोखली हड्डी भी होता है, इसको हिंदी में उरु कहते हैं। तो कभी कभी उरु अस्थि पूछेगा कि उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, तो जांग में पाया जाता है, ठीक है। अगर तुमको इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है, आराम से देख लेना, ठीक है। फीमर को उरु बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। पैर वाला हड्डी समझ में आ गया, हाथ वाला हड्डी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत। ये दोनों मिला के क्या चीज, तीनों बता दीजिए, जितना बताते हैं उतना पे ध्यान दो, प्रॉब्लम वही है, जहां पे सवाल बनता है वो चीज को हम बताते चले जाते हैं, है ना। अब तुम सब का ह्यूमरस का हड्डी मैथ ये पूछेगा, हिंदी रेडियस का पूछेगा, तो जाके ढूंढो, थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो, थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं, तब ना बात आगे बढ़ेगा, है ना। जो सवाल बनने का वो तुम पहले बता ही जा रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं उसको फीमर लिखा के निकल जाते, नहीं बताते, लेकिन नहीं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश का ऑप्शन नहीं ढूंढता है, अब कन्फ्यूज आता है, उरु होता है क्या, फीमर सब याद किया है, समझ में रहा। नॉर्मली फीमर सबको पता है, लेकिन जब हिंदी उसमें घुसा देता है, उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, तो फिर कन्फ्यूज किया जाता है। तो उरु हम क्या करेंगे, अगर उरु कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, अभी भी तुमको बता दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर तुम अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार क्या करना, इंग्लिश झांक लेना, कम से कम क्वेश्चन का इमोशन पढ़ के नहीं समझ पाएगा ना, तो हिंदी का क्वेश्चन में तो समझ जाओगे ना, ऑप्शन में ढूंढ लेना कि ऑप्शन में क्या क्या है, समझ ना, ऑप्शन तो पढ़ लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा कि उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना, तो उरु अस्थि तुमको समझ में नहीं आएगा कि उरु अस्थि होता क्या है। ऑप्शन में जब उरु के जगह पे अगर मान लो हिंदी में क्वेश्चन का बी ऑप्शन पर उरु है, तो इंग्लिश में बी ए पर ऑप्शन में होगा उसका इंग्लिश, समझ रहा है। तो अगर यहाँ उरु लिखा हुआ है, सॉरी उरु अस्थि लिखा हुआ है, तो यहाँ बी में होगा फीमर, क्या होगा फीमर, समझ में आ रहा है ना। तो उरु तुमको नहीं समझ में आया, ऑप्शन बी में देखा कि इंग्लिश में क्या है, तो फीमर होगा, तो क्या तुम अटेम्प्ट नहीं ले सकते हो, हाँ। तो ये सब चीज़ एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का हिंदी ऐसा पूछता है जो तुमको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग को इंग्लिश का ऑप्शन देखना है, समझ में आया। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी हमेशा एग्जाम में ये दो लैंग्वेज मैंडेटरी है, ठीक है, समझ में आया, ये तो होता ही है। बाकी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि बंगाल में रहा तो बंगाली पर भी दे देगा, है ना। कहीं कहीं किसी का लैंग्वेज उर्दू होता है तो उसको उर्दू में भी क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी ये तो मैंडेटरी हो ही जाता है, होता है ना, समझ रहा है ना। देखो एक इंग्लिश तो लैंग्वेज फिक्स है, बाकी तुम अपना लोकल लैंग्वेज जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी नहीं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे राज्य का जो लैंग्वेज होता है, जैसे उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, ये सब होता है ना, तो उस लैंग्वेज में तुम एग्जाम दे सकते हो। फीमर हो गया, कोई दिक्कत। टोटल 120 देख लिए हम लोग, कितना देख लिए 60 हाथ में और 60 पैर में। अब हम लोग के पास बचता है कितना, ये वाला 6, यही ना बचता है। 120 देख लिए, 126 में 6 बचता है। देखो तो जहाँ पे हाथ आके यहाँ पे अटैच होता है ना, यहाँ पे
ये वाला पीछे वाला देखो पखुड़ा टाइप का निकला हुआ ये, इसको कहते हैं हम लोग स्कैपुला। क्या कहते हैं? ऐसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला। समझ में आ रहा है? तो एगो स्कैपुला इधर हो गया, एगो स्कैपुला इधर हो गया। कितना स्कैपुला हो गया? 2। समझ में आ ना? ये जो मेरा फीमर जाके ह्यूमरस जाके अटैच होता है, किसमें होता है? स्कैपुला में जाके अटैच होता है। तो ये स्कैपुला एक इधर और एक इधर, कितना हो गया? तुम लोग स्कैपुला छुक छुक अपना देख लेना। समझ में आ रहा है? ये जो बड़ा वाला हड्डी चौड़ा वाला हड्डी दिख रहा है ना, इसी को स्कैपुला कहते हैं। तो स्कैपुला का संख्या कितना हो गया? 2। यहाँ पे लिख देते हैं स्कैपुला कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको एक कॉलर बोन दिख रहा है। कॉलर बोन दिख रहा है? ये 2 ये हड्डी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। उसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर ज्यादातर याद करेंगे तो हम लोग क्या याद करेंगे? कैल्विकल। क्या याद करेंगे? कैल्विकल। देखना कॉलर के पास रहता है इसलिए इसको कॉलर बोन कहते हैं, लेकिन है कैल्विकल। कैल्विकल का संख्या 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैल्विकल का संख्या कितना हो गया? देखो एक स्कैपुला 2, कैल्विकल 2, और नीचे जो यहाँ पे हमारा फीमर आके जुड़ता है ना, उसको कहते हैं क्या? हमारा पेल्विक। क्या कहते हैं? पेल्विक। उसको पेल्विकल लिख सकते हैं, पेल्विकल। ठीक है, पेल्विकल। पेल्विक कहीं देगा और कहीं पे पेल्विकल देगा, कहीं को दिक्कत है? हाँ, इसको हम लोग ये जो हमारा कैल्विकल होता है ना, हाँ स्कैपुला जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। इसको कहते हैं श्रोणी मेखला। क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा? अंश मेखला। और ये क्या हो गया हमारा? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। ठीक है, समझ में आ रहा है? श्रोणी मेखला और अंश मेखला। समझ में आया? कोई दिक्कत? पेल्विकल, कैल्विकल और स्कैपुला। हम लोग जो 6 रेस छोड़े हुए थे, ये तीनों क्या आता है? जोड़ा में आता है। स्कैपुला का संख्या 2, कैल्विकल का संख्या 2, पेल्विकल का संख्या 2। समझ में आ रहा है? तो 6 ये हो गया और 120 ये। 120 में ये 6 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126, है ना? एपेंडिकुलर में कहीं कोई दिक्कत होगा? हाँ, अब तुमसे पूछेगा कि एपेंडिकुलर का संख्या कितना होता है, क्या बोलेगा? 126। कैसे बोलेगा? देखो हम लोग बोलेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। संख्या सबको पता है, इसमें 30, इसमें 30, 60। फिर आएंगे पैर में। पैर में क्या आएंगे? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। सबका संख्या मेंशन किया हुआ है। पैर में भी हड्डियों का संख्या कितना होता है? 30। और दोनों पैर मिला के 60। तो 60 और 60 120। और 2 पेल्विकल, 2 कैल्विकल और 2 स्कैपुला, टोटल 126। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग आते हैं किसमें? अक्षीय में। ठीक है, एक्सियल। एक्सियल को थोड़ा सा ध्यान से देखना और आराम से याद करना, समझना, इससे क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, एक्सियल देखो, एक्सियल जब हम पढ़ने का शुरू करेंगे तो कितना होता है हम इसमें? 80। ठीक है, 80 में 26 को हमारा होता है बैकबोन में। क्या होता है? बैकबोन। ये जो तुम्हारा रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कॉलम, सी कॉलम। चलो, बैकबोन हो गया और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। देखो इसी का नाम क्या है? बैकबोन। इसी का नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ध्यान रखना। वर्टिब्रल का मतलब समझते हो? हाँ, तुम लोग लाइन पढ़े, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लैंटिंग, कर्व, ये सब लाइन पढ़े हो बचपन में? हाँ सर, हाँ हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो ये सब लाइन में पढ़े, सीधी रेखा पढ़े हैं, खड़ी रेखा पढ़े हैं। समझ में आ ना? तो समझो, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं हम तुम लोग को। देखो वर्टिकल का मतलब क्या? वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। क्या होता है? खड़ा। ऐसे जब लाइन है ना, इसको वर्टिकल कहते हैं। ऐसे जब हो जाएगा तो हॉरिजेंटल। अब जब ऐसे रहेगा तो स्लेंटिंग लाइन उसको कहते हैं। क्या कह रहा है? स्लेंटिंग लाइन। और जब ऐसे ऐसे टेढ़ा नागिन डांस करेगा तब कर्व लाइन। समझ में आ रहा है? लाइन बेसिकली हम 4 तरह से देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कर्व और स्लेंटिंग। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कर्व मतलब ऐसे से टेढ़ा टेढ़ा, स्लेंटिंग का मतलब ऐसे मुंह, वर्टिकल का मतलब एकदम खड़ा, हॉरिजेंटल का मतलब सोया हुआ। ठीक है, तो ये वर्टिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमारा रीढ़ का जो हड्डी है, देख रहा है कैसे स्ट्रेट खड़ा है? खड़ा है ना? तो वर्टिब्रल कॉलम क्यों कहते हैं? कॉलम का मतलब होता है पिलर। क्या होता है? पिलर। समझ रहा है ना? तो जो पिलर हम लोग का दिया होता है कैसे रहता है? खड़ा रहता है, वर्टिकल रहता है ना? आप इसको कहते हैं बीम, कहते हैं ना? ये हॉरिजेंटल होता है। बीम हमारा कैसे होता है? हॉरिजेंटल। अब पिलर हमारा कैसे होता है? वर्टिकल। समझ रहे हैं? तो पिलर को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। बैकबोन को क्या बोलता है? वर्टिबल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। आईसी को क्या बोलेंगे? मेरुदंड। क्या बोलेंगे? मेरुदंड। मेरुदंड। आईसी को बोलते हैं केसुरुक दंड। केसरुक दंड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? देखो इसी का 3-4 गो नाम है।
अब सब नाम इसलिए लिख दिए कि कहीं से कोई भी एग्जाम में नाम दे दे, है ना, तो तुमको पता चले कि हम तुमको मेरुदंड पढ़ाए, वहाँ केसुरुक दंड दे दिया। अब तुम कंफ्यूज आ रहा है कि सर तो हमको मेरुदंड बताए थे, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे जितना जरूरत का नाम होता है ना सब लिख देते हैं। काम तुम्हारा है कि इसको बस देखते रहना। बैकबोन, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड और केसुरुक दंड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं, बोलना नहीं है बस या हमेशा तुमको चिल्ला के थक गए कि जब तक बोलोगे नहीं तेरा अंदर का जो ज्ञानेंद्रिय नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा है? एक्टिव जब नहीं होगा तो सुन लेगा क्लास में, और घर जाके फिर सूतेगा तो भूल जाएगा। अब बोलते रहो, बकते रहो तो याद रहेगा। बोलते हैं कि क्लास में बोलना है, बस यही इशारा करना है। एक को नींद से फुर्सत नहीं है, लगता है रात भर रील देखते रहती है घर में बैठ के। क्यों नहीं सर? दौड़ने गई थी। क्लास उसको सब करना है, जितना क्लास है सब पढ़ाइए सर, हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप पढ़ाइए। तो क्लास करो तो क्लास को एक्टिव रहो। चलो ठीक है, ये वाला क्लास हम थोड़ा तुमको कल बता दिए तो समझ में आया कि थोड़ा सा सुस्त हो तो हमको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो अभी ये तुम्हारे लिए नया है ना, तो इसमें एकदम एक्टिव रहो ना। फालतू पूछ देंगे, जवाब नहीं आया तो अभी देख लो कहाँ गए करने। डंटवा मेरा फेंक दिया क्या? हाँ, डंटा मेरा फेंक दिया क्या? वहाँ गजनी बना देंगे हम। हाँ ठीक है, चलो इधर। अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? एक्सीएल के बारे में, जिसको हम लोग अच्छी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें कितना हड्डी का संख्या भाई साहब? 80। 80 में जब हम लोग बैकबोन का बात करते हैं तो बैकबोन में ही हड्डियों का संख्या 26 है। कितना है? 26। लेकिन जब हम पूछेगा बच्चा में हड्डियों का संख्या बैकबोन में कितना रहता है, उस समय 33 रहता है। कितना रहता है? 33। तो कभी कभी मेरुदंड में हड्डियों की संख्या पूछ देगा और ऑप्शन में 26 नहीं रहेगा तो किसको मार के आएगा? समझ में आ रहा है? बच्चा मेंशन करे या ना करे, अगर ऑप्शन में 33 है और 26 नहीं है तब हम 33 मारेंगे। और अगर बच्चा मेंशन नहीं किया और ऑप्शन में 26 और 33 दोनों है तब हम 26 मारेंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसको हम बता दे रहे हैं तुमको हमेशा। अगर बच्चा मेंशन कर दिया तब तो 33 मारना मजबूरी है। अगर बच्चा मेंशन नहीं किया और 26 ऑप्शन में नहीं है तब भी क्या मारेंगे? 33। अब बच्चा मेंशन नहीं किया और 33 26 दोनों ऑप्शन में, तब क्या मारेंगे? समझ में आ रहा है ना? इस चीज को तुम बारीकी से समझना। तो बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 26। मेरे साथ बोलना है, कितना हो गया? 26। ये जो हमारा बैकबोन है ना, ये ऐसा नहीं कि एक एक हड्डी पूरा खड़ा है जैसे हमारा फीमर खड़ा है। अगर एक एक हड्डियाँ खड़ा रहता है ना, हाँ, अब फीमर को तुम क्या, जैसे ये मेरा रेडियस है, क्या इसको हम बीच से मोड़ सकते हैं? जॉइंट तो कुछ दिया हुआ है ना, तब ना यहाँ से हम जाके ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। यहाँ भी जॉइंट है तब ना कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पूरा हड्डी को बीच से मोड़ सकते हैं। अगर ये एक एक हड्डी रहता तो क्या हम ऐसे झुक पाते? हाँ, एकदम खड़े रहते हैं। कैसे बोलता था, रोबोट नहीं घूमते ऐसे ऐसे करके। होता कि नहीं होता? हाँ, पॉसिबल। तो मूविंग हमारे अंदर नहीं होता। मूविंग हमारे अंदर जो हम मूव कर पाते हैं ना बोन को, ड्यू टू जॉइंट, है ना। अलग अलग जॉइंट इसके बाद आगे पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा जॉइंट होता है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेंडम क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, सब पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें 26 गो हड्डी मिलके एक क्या करता है? रीढ़ का हड्डी का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? और जो 26 गो हड्डी जुड़ता है ना, उसके बीच में एक खोखला पाइप रहता है। क्या रहता है? खोखला पाइप। देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे समझो कुछ इस तरीके से, बस थोड़ा सा समझा रहे हैं तुम लोग को बना के। ठीक है, अब इसमें क्या है? ऐसे ऐसे करके हड्डी है। समझ में आ रहा है? इतने तो तुम समझ जाएगा। ये इसी तरह का जॉइंट हड्डी है ना, बना हुआ। इसी को काउंटिंग करते हैं तो कितना होता है? 26। अब बीच में क्या होता है? ये पाइप टाइप का खाली रहता है। क्या होता है? खाली रहता है। समझ में? इसी के अंदर से लगभग 31 जोड़ा नस गया हुआ है। कितना जोड़ा? 31 जोड़ा। मतलब शरीर में जितना भी सिग्नल होता है ना, शरीर का जितना भी सिग्नल, जैसे तुम्हारा पैर का उंगली में चोट लग गया, समझ में आया ना, पैर का उंगली में चोट लग गया तो दर्द दिमाग तक ये मैसेज पहुंचाता कौन है? हाँ, दिमाग तक पहुंचाएगा तब ना तुमको एहसास होगा, अरे बाप रे बाप हमको बहुत जोर से दर्द हो गया है। और जब दिमाग में तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तब तुमको दर्द का एहसास होगा नहीं। जैसे इसका जीता जागता एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल हम बताएंगे तुमको। ये जो है ना, इसके अंदर से, मेरुदंड के अंदर से, समझ में आ रहा है, इसके अंदर से 31 जोड़ा नस गया हुआ रहता है। कितना जोड़ा? 31 जोड़ा नस। मतलब कुल संख्या बोलेंगे तो 62 गो नस रहता है। शरीर का अलग अलग पार्ट का जितना भी मैसेज होता है, घर में वायरिंग देखा है? हाँ, जैसे मान लो ये एमसीबी बॉक्स है। क्या है? एमसीबी बॉक्स है। अब यहाँ से हर एक अंग में हमको लाइन सप्लाई करना है तो तार तो कहीं से निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये एमसीबी बॉक्स है ना, एक के वो यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड है जो कि कनेक्ट करता है पूरा शरीर का अंग से। तो झोंझे जितना तरिया होता है ना, नस जितना, सब वही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे आता है। समझ में आ रहा है? किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब हमारा उंगली भी कटेगा ना तो इसको मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन में जाता है।
अगर हमारा पेट, लीवर, किडनी, गुर्दा कहीं भी दर्द होगा ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड एकलौता सप्लायर है, एक के रास्ता है एमसीबी बॉक्स तक जाने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर इसमें से कोई भी नस उस अगर ऊपर नीचे हुआ तो एमसीबी बॉक्स तक अगर मैसेज नहीं गया, तब वो बॉक्स हमारा काम करना, वो हमारा अंग काम करना छोड़ देगा। जैसे यहाँ अलग अलग बल्ब का, पंखा का, सबका सप्लाई किया हुआ है ना तार से, अगर किसी भी का एमसीबी या ट्रिप गिर हो जाएगा, जैसे अलग अलग पंखा का अलग अलग एमसीबी है, मान लो ये इसमें शॉर्ट लगा, एमसीबी गिर गया, तो सब पंखा तो चलेगा, लेकिन क्या ये चलेगा? हाँ, उसी तरह कभी कभी क्या होता है ना, एमसीबी या एकागो किसी का ट्रिप कर जाता है चोट लगने के कारण या कोई और कारणवश, तो उसका क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर गया तो शरीर का तुम्हारा सब अंग काम करेगा, लेकिन एक अंग काम नहीं करेगा, जिसका एमसीबी ट्रिप हो गया। जिसको हम लोग अपना नॉर्मली अगर एग्जांपल देखते हैं ना, तो पैरालिसिस देखते हो, अगर किसी को पैरालिसिस मार दिया तो देखते हैं ना, उसका एक अंग पूरा शरीर का काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि समझो कि उसका एमसीबी क्या हो गया है, ट्रिप हो गया है। समझ रहा है ना? अब एमसीबी ट्रिप करने का मतलब ये नहीं समझ सर एमसीबी में क्या वो स्विच होता है, ऊपर लाल होता है कि हरा होता है पीला, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बता रहे हैं कि हमारा यही क्या है, एमसीबी है। सब खेला कहाँ से कनेक्ट होता है, एमसीबी से। हम चल रहे हैं, हमको कांटा चुभ गया, ये दर्द का मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, एमसीबी तक। कौन पहुँचाता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर से झोंझे सब नसवा पहुंचा है वहां तक। ये जो हमारा है ना गर्दन में जो हड्डी है ना स्पाइनल, उसमें ही सारा मैसेज गया हुआ है, उसी के थ्रू सब नस पास होता है। एकलौता रास्ता है मस्तिष्क तक जाने के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसमें कितना जोड़ी नस गया है? 31 जोड़ी। तो ये मेरुदंड से गुजरता है ना, तो बेसिकली नस कैसा होता है, रस्सी की तरह होता है ना। अरे रस्सी की तरह होता है ना जी, हाँ, कि पाइप की तरह होता है, मोटा मोटा हार्ड। रस्सी की तरह लुचुर पुचुर करता है ना नस, करता है कि नहीं करता है? तो रस्सी को ना रज्जू बुलाता है। क्या बोलता है? रज्जू। तो मेरू के अंदर से जाता है रज्जू, इसको कहते हैं मेरू रज्जू। क्या कहते हैं? मेरू रज्जू। इसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? जो उसके अंदर का नस गया हुआ उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? मेरू रज्जू। कोई दिक्कत है? अब ये हमारा गर्दन के पास कनेक्ट होता है ना। तो तुम लोग देखता होगा कि किसी का ऑपरेशन वगैरह करता है डॉक्टर वगैरह, है? अगर किसी का मान लो किडनी निकालना है, गुर्दा निकालना है, हार्ट में ऑपरेशन करना, चीर फाड़ लगाना है, कुछ भी करना है, बाईपास सर्जरी करना है, तो डॉक्टर उसको बेहोश करता था। या तुम्हारा पैर में एक्सीडेंट हो गया, प्लेट लगाना है, हड्डी का ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, शरीर में किसी भी पार्ट में तो ऑपरेशन वगैरह करना होता है। अगर थोड़ा सा वो मेजर ऑपरेशन हो तो उसमें क्या होता है, बेसिकली बेहोश किया जाता है, क्या जाता है। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर और साइंस इतना आगे निकल गया है, बोला एक काम करो, बेहोश करने का क्या जरूरत है। बेहोश करने से बहुत निगेटिविटी होता है लोगों के अंदर, बहुत सारे पेशेंट को होश नहीं आता है, बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं बेहोश के अंदर ही होने के बाद। तो वो डॉक्टर ना धीरे इस पे इसका एक तोड़ निकाला, बोला कि नहीं, बेहोश करना अब जरूरी नहीं है, ठीक है। एक काम करो, ये ब्रेन को मैसेज सप्लाई कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वे को थेथर कर दो, यहाँ से कोई मैसेज में नहीं जाएगा, ब्लॉक कर दो इसी को। समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ से टावर चौक जाने का एक लौता रास्ता अगर ये रहता है, बाबा मंदिर में घुसने का एक गेट है ना, गर्भगृह में इन करने के लिए एक ही गेट है, एक ही से एंट्री एक ही से एग्जिट, वही है ये स्पाइनल कॉर्ड, एक ही से एंट्री एक ही से एग्जिट। समझ में? अगर बाबा मंदिर का वो गर्भगृह का गेट बंद कर दे तो कोई एंट्री मार पाएगा? कोई निकल पाएगा? नहीं ना। जो उसी में कुमला के रहो, है, और जो बाहर में बाबा बाबा करते रहो, कोई उपाय नहीं है इसके अंदर। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ब्लॉक हो गया तो ब्रेन में कुछ भी सप्लाई नहीं होगा, और उसके लिए मतलब सिंपल सा बात है, उसके लिए थोड़ा पेट, लीवर, किडनी, गुर्दा कहीं ऑपरेशन कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब का लोग क्या करता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉक किया और तेरा बढ़िया से हार्ट निकाल दिया, अब तुम आँख खोल के देख रहा है, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे तक दर्द का ये मैसेज नहीं पहुंच रहा है कि तेरा गुर्दा निकाल रहा है, लेकिन बेच दो, तू किडनी निकाल रहा है, तुम गया बिना किडनी जिएगा, कोई पता नहीं, बस तुम देख रहा है, कोई बढ़िया ले देखिए आपका गुर्दा है, बुक 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 करेगा, तुम बेटा होश तो आने तो मरिए जाएंगे, हम जल्दी घुसा दो, लेकिन ये सब भी अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, चूंकि एक भी मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तेरा स्पाइनल कॉर्ड, तुम बेहोश नहीं है, लेकिन तुमको दर्दो नहीं हो रहा है कि कोई भी मैसेज है यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तुम बस एक जिंदा लाश की तरह उस पर पड़ल हो, लेकिन तुमको देखा के सारा काम तुम देख रहा है कि मेरा इधर से इधर चीरा मारा, इधर से मेरा गुर्दा निकाला, हार्ट निकाला, हार्ट मेरा भुक भुक कर रहा है, कखनी भुक क्या बंद हो जाएगा, हे भगवान हमारा आँख ये बंद हो जाएगा, सब कुछ तुम देखेगा, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, चूंकि यहाँ पर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। अगर यहाँ कोई मैसेज नहीं जा रहा है तो ऐसे कोई काम शरीर में नहीं होगा। समझ में आया? किसी भी शरीर का किसी भी अंग का अगर तेरा स्पाइनल कॉर्ड से सप्लाई टूटा तो वो शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, वो तेरा अंग काम नहीं करेगा, मतलब उस एरिया का एमसीबी ट्रिप हो गया है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो मेरु रज्जु और मेरुदंड में कभी कंफ्यूज आना नहीं। मेरु रज्जु अलग चीज हो गया, अब मेरुदंड अलग चीज हो गया। मेरुदंड मतलब लाठी टाइप का दंड, डंडा, समझ में आ रहा है? और रज्जु का मतलब रस्सी, तो अंतर समझना, डंडा और रस्सी में अंतर होता है ना। डंडा मतलब हड्डी हो गया ना, खड़ा जैसे रहता है, और रज्जु का मतलब रस्सी, मतलब नस टाइप का, ठीक है। तो मेरु रज्जु
और मेरुदंड, ये कंफ्यूजियाना नहीं है। तुमसे पूछेगा मेरुरज्जु का संख्या कितना होता है और मेरुदंड का संख्या कितना होता है, तो कंफ्यूजियाना नहीं। एगो 31 जोड़ा होता है, एगो 13 जोड़ा होता है, 26 गो और एगो 62 गो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गया, मेरुरज्जु। कोई दिक्कत है? हाँ, ऊपर वाला ये पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कितना देख रहे हैं, 26। बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 26 होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ, हार्ट उसको नहीं, हार्ट में हड्डी होता है। अरे बकलो लो, हार्ट में हड्डी नहीं होता है, लेकिन शरीर का सबसे पहला चीज़ हड्डी टूटता है, दिल टूटता है ना, लेकिन वहाँ कोई हड्डी होता है? हाँ नहीं। हार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, रीज के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ा पढ़ेंगे। समझ में क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारा है ना रीब केज, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीब केज। जो गजनी वाला डंटा है ना, ध्यान रखना। रीब केज के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसली। यहाँ पे जो हमारा हड्डी है ना, एकदम पिंजड़ा बनाया हुआ, वही पिंजड़वा में हमारा दो सुगा को कैद करके रखा है, एगो लंग्स है, एगो हार्ट है। अगर लंग्स हार्ट तुम्हारा नहीं रहता ना, यहाँ पे रीब केज, समझ में आ रहा है? केज का मतलब पिंजड़ा होता है ना। अरे केज का मतलब क्या होता है, पिंजड़ा होता है। अगर यहाँ रीब केज नहीं रहता तो ये पिंजड़ा से सुगा तरह उड़ जाता है, मतलब यहाँ के किडनी के पास जाकर लड़ते रहता सुबह सुबह। समझ में आ रहा है? बोलता हम तुमको इतना ब्लड सप्लाई करते हैं, तुम अच्छा से शुद्ध काहे नहीं करता है? क्योंकि किडनी, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरीफाई करना। समझ में आ रहा है ना। ब्लड को प्यूरीफाई कौन करता है हमारे शरीर में, किडनी करता है। ये तो हम आगे पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे किडनी ब्लड को कैसे प्यूरीफाई करता है। तो ब्लड से, उसमें से क्या करता है, तुम्हारा 2.5% के आसपास यूरिया रहता है। क्या रहता है, यूरिया। और 2.5 के आसपास वेस्टेज रहता है। वेस्टेज का मतलब कचरा टाइप का, और कुछ अन्य डैमेज पदार्थ रहता है, और लगभग 95% पानी रहता है। उसको सब प्यूरीफाई कौन करता है, किडनी करता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कोई दिक्कत? तो वो जाके, अगर तुम्हारे पास रीब केज नहीं रहेगा तो हार्ट जाके इधर लड़ेगा। पता चलेगा, तुम कहता है ना कि अभी तुम, मेरे अंदर दिल है, दिल, हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। कहता है कि नहीं कहता है? तो ऐसे दिल कहता है, कुछ दिन बाद मेरे अंदर दिल है, दिल, कभी कहना मेरे अंदर दिल है, दिल का है, फ्लोटिंग करते रहता है जब नहीं है। इसीलिए भगवान बड़ी दिमाग लगा के बना है कि लंग्स और दिल, यहाँ दोनों को एकदम संभाल के रखो। समझ में आया? तो दिक्कत है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, फेफड़ा वाला हड्डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसली। और इंग्लिश में उसको रीब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीब केज। समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रीब केज, इसको क्या बोलते हैं, पसली। संख्या कितना हो गया, 25। हाँ, इसका संख्या हो गया 25। हॉल्ड, जितना पूछेंगे वही जवाब दो। बात प्रॉब्लम क्या है ना कि हम रीब केज का डिस्कस करना नहीं, स्टर्नम का नहीं कर रहे हैं। स्टर्नम तो एक अलग हो गया। अगर 12 दूनी 24 1 25 ही करना होता तो हम रीब केज क्यों बोलते हैं? तो रीब केज प्लस स्टर्नम पूछ लेते, है ना। यही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे है वहीं पे रहो आराम से। हम अभी बात किसका कर रहे हैं, रीब केज का। ठीक है, रीब केज को क्या बोलते हैं, पसली, है ना। अब पसली में कितना होता है, एक तरफ 12 और एक तरफ 12। ठीक है, 12 + 12। ठीक है, देखो 12 रीब केज इधर से आएगा, 12 रीब केज इस साइड से आएगा। समझ में आ रहा? अब बीच में यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, स्टर्नम। क्या दिया हुआ है, स्टर्नम। तो स्टर्नम का संख्या क्या हो जाएगा, स्टर्नम का संख्या 1। तो ठीक है, देखो एक समझो, यहाँ पे छोटा सा मैपिंग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ समझ रहा है ना। तो ये आके सब किस में जुट रहा है, स्टर्नम में। अब पीछे जाके ये किस में जुटेगा, बैकबोन में। किस में जुटेगा, बैकबोन में, रीढ़ का हड्डी में पीछे जाके जुटेगा। अब समझो कि ये अगर इधर कितना है 12 और इधर भी कितना है 12। ठीक है, पसलियों का संख्या कितना होता है, 12 12 24। ठीक है, 12 12 24। एक साइड 12 और एक साइड 12, दोनों मिला के पसली का संख्या कितना हो जाएगा, 34। अब बीच में जहाँ पे वो टाँका उसका लगा हुआ रहता है, वेल्डिंग किया होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम का संख्या कितना हो जाएगा, हाँ। तो कुल हड्डी यहाँ पे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25। 24 गो पसली और एगो स्टर्नम, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 25। अब देखो पीछे से आके ये हमारा मान लो रिब केज है, क्या है, रिब केज है। पीछे से ऐसे आया और आगे पैक हो गया किस में, स्टर्नम में, हो गया ना। हम जब सांस लेते हैं तो हमारा देखो सीना फूलता है ना, हाँ, सांस लेने के बाद, छोड़ने के बाद पचकता है। अगर ये ऊपर नीचे पूरा पैक हो जाएगा, जाली बन जाएगा, तो क्या हमारा सांस फूल ले पाते हैं हम, बढ़िया से खुल के सांस ले पाते? अगर हम जब दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे मेरा सांस फूलता है। हमको बेसी सांस का, बेसी ऑक्सीजन का जरूरत हो, हमारे शरीर में बेसी ऊर्जा चाहिए, चाहिए कि नहीं? ज़्यादा ऊर्जा बनने के लिए बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
क्यों ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा? क्योंकि ऑक्सीजन ही पहुंचता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और क्रैब्स चक्र चलता है, और एक क्रैब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण होता है ना, और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वही ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है ना। अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब अगर हम ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा सांस भी जल्दी जल्दी लेना होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हम ये सांस, ये नहीं कि हम लोग कहते हैं हपस गए, कहते हैं ना वहाँ पे सांस फूल रहा है, सांस नहीं, हमारा बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, हम काम कर रहे हैं ज़्यादा चाहिए, इसीलिए स्पीड से लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, कहानी समझो कि अगर कोई चीज़ प्रेशर से अगर हम फेंकेंगे, मान लो एक HP होता है, हॉर्स पावर पंप देखा है ना, कोई अगर 1 HP का है, 2 HP का है, कोई 10 HP का है, वो बेसी पानी फेंकेगा नहीं पानेगा, तब तो नदियाँ रोएगा, बाप रे हमारा शरीर इतना पानी स्पीड से खींच रहा है। नहीं, सिंपल सा लॉ ये, हमारा शरीर अगर एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह काम करेगा, तो हमको ऑक्सीजन इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एक्टिव रहता है एनर्जी बनाने में, और जब तक और ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक एनर्जी नहीं बनेगा। इसीलिए जब कोई दौड़ता है तो उसको सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेना पड़ता है। कोई दिक्कत है? अब जब सांस तेज़ी से लेगा तो ये जो हमारा सीना है उसको तो फूलना पड़ेगा, हाँ, जगह स्पेस तो चाहिए इसको लेने के लिए। छोड़ते हैं ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फूलना होता है। अगर तुम स्वस्थ हो तो 5 सेंटीमीटर तुम्हारा सीना फूलना चाहिए, समझ में? और नहीं फूल रहा है तो समझो खाने पीने का जरूरत है तुमको, कोई दिक्कत? तो ये अब फ्लोटिंग होगा कैसे? अगर पैक हो गया तो भगवान दिमाग लगाए, नीचे से क्या किए, दुगो को छोड़ा दिए। क्या किए? दुगो को छोड़ा दिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तुम सांस ले रहा ना, तो नीचे वाला जो दुगो है ना, इतनी छोटा होता है, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। दुगो इस साइड से और दुगो इस साइड से, समझ में आ रहा है? जैसे देखो 12 को टोटल रिब्स होता है ना इधर से, हाँ, हमारे सीने में कितना रिब्स होता है? 12 रिब्स होता है। 12 रिब्स में से 10 रिब्स, ठीक है, वो हम कहते हैं पसली, और 2 कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? तैरता हुआ पसली, समझ में? तैरता हुआ पसली का मतलब वो इधर अटैच नहीं है। और जो फ्लोटिंग रिब्स होता है ना, बेसिकली सांप वगैरह में पाया जाता है। क्या होता है? सांप वगैरह का जो ये पार्ट होता है ना, स्टर्नम, ये नहीं होता है, ठीक है। तभी वो गाय, बैल, आदमी, इंसान कुछ को खा के ढकर जाता है। ये कंठ के पार वो कुछ कर लिया ना, तो उसका फ्लोटिंग रिब्स पूरा फैलता है, बोलता है अंदर घुसाओ जितना घुसाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का फ्लोटिंग रिब्स घुसन देगा? हम लोग का दुइये को है नीचे वाला, वो सांस के लिए बनाया गया है कि हम सांस ऊपर नीचे ले सकते हैं। लेकिन हम लोग के तो अंदर तो दांत वगैरह दिया हुआ है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वगैरह को खाएंगे, उसको आराम से च्यू करके चिबा के अंदर लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सांप वगैरह को चिबाता है, गाय बैल को चिबा पाएगा? भैंस को चिबा पाएगा? बड़ा बड़ा सांप का बात करते हैं। अब सुरेंद्र को निकल जाएगा, इसको चिबा पाएगा? इसमें खाली हड्डी है, तो उसका क्या करेगा? फ्लोटिंग रिब्स जो होता है ना, वो पूरे खुल जाता है, समझ में आ रहा है? और उसको ऐसे तैरा के अंदर घुसा देगा, उसी में धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कर जाता है, समझ में आया? तो सांप वगैरह में कैसा रिब्स होता है? फ्लोटिंग रिब्स होता है। लेकिन हम लोग में क्या फ्लोटिंग रिब्स होता है केवल 4, 2 लेफ्ट 2 राइट, बाकी जो 10 का है ये फ्लोटिंग नहीं, ये पसली है, वो जाके कहाँ है? जॉइंट है, किसमें? स्टर्नम में। लास्ट का तो 2 रिब्स होता है ना, देखो यहाँ पे ऐसे और ऐसे ही, ये छोटा भी होता है। क्या होता है? छोटा भी होता है, ठीक है। और ये जाके इसमें जुटा हुआ नहीं रहता है, 10 को जुटा हुआ रहेगा, बैकबोन से निकलेगा और स्टर्नम में आके जॉइंट हो जाएगा। इसीलिए उसको केज का मतलब पिंजड़ा का निर्माण करता है। और वही पिंजड़ा के अंदर में राइट साइड में लंग्स और लेफ्ट साइड में दिल रहता है, हार्ट रहता है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अगर ये फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पे समझो, अगर ये स्टर्नम नहीं रहता है, यहाँ पे एग्जांपल समझो, अगर स्टर्नम नहीं रहता, ये पैक नहीं रहता ना, तो ये मेरा खुल जाता, कभी हार्ट आ जाता लंग्स तरफ, कभी लंग्स चला जाता हार्ट की तरफ, और दोनों में एकदम ननद भौजाई वाला लड़ाई चालू होता है। बोलता राइट साइड मेरा है तो कोई बोलता लेफ्ट साइड मेरा है, और दोनों खूब हुमच हुमच के लड़ता है। कभी हार्ट उसको पटक देता, कभी लंग्स उसको पटक देता, और झेलते कब? हम लोग। वो दोनों को क्या है? आपस में लेफ्ट राइट का लड़ाई है, और दर्द किसको होता? हम लोग को। इसलिए भगवान दिमाग लगाए, दोनों को एकदम ब्लॉक कर दिए एकदम बढ़िया से, किसके थ्रू? स्टर्नम के थ्रू। यहाँ लगा दिए, पैक हो गया। अब इस साइड में कौन रहता है? लंग्स, और लेफ्ट साइड में कौन रहता है? हार्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो यहाँ रिब केज का संख्या कितना हो गया? 24। स्टर्नम का संख्या कितना हो गया? 1। और टोटल उधर पढ़ कितना लिए थे? 26। तो 26 इसमें अगर प्लस करें तो कितना हो गया? अब 80 पढ़ना है, उसमें 51 निपट गया ना। अब बचा कितना है? 29। ये 29 कहाँ होता है पता है? हमारा हेड में, सिर में। कहाँ होता है? सिर, समझ रहे हो? 29 हड्डी कहाँ होता है? सिर में। अब सिर में तुम लोग को कंफ्यूजियाना नहीं कि सर सिर में 29 हड्डी होता है। देखो गला के ऊपर का पार्ट जो होता है ना, उसको सिर कहते हैं, समझ में आ रहा है? ये कपाल होता है। ये क्या होता है? कपाल। अपना भाषा में बोलो कपार, माथा, ये सब बोलते हो ना। हालांकि फोरहेड ये तुम्हारा फेस का पार्ट होता है। अभी इसमें भी 29 जो होता है ना, सिर। क्या होता है? 29 कहाँ होता है? सिर में। तो सिर में भी फेस होता है ना, कान होता है, अलग अलग है, उसको बांट देते हैं हम। अभी सिर को हम तोड़ के बांट देंगे, परेशान नहीं होना। सुरेंद्र कन्फ्यूज जाएगा, सर हम तो अलग अलग पढ़े थे। 14 को हड्डी होता है तुम्हारा फेस में। कितना होता है? 14 को हड्डी, ठीक है। अभी हमारे पास बच्चा कितना है? 29 बचा है ना। 29 में 6 को हड्डी होता है तुम्हारा कान में, ठीक है। क्या होता है? हाँ, क्या 29 6 को होता है? स्टेपी तो रुक जो
इनकस म्यूकस और तुम्हारा स्टेपी होता है, स्टेप्स, इनकस म्यूकस और स्टेप्स, 3 हड्डी। कितना लाचार हो सो रही है बेचारी, तुम परेशान हो रही है, तुम चल जाओ घर, ध्यान दो इधर, सुनो मेरी बात, ये इधर देखो, चलो हम अभी देखते हैं। देखो सिर पढ़ रहे हैं ना, सिर में हड्डी का संख्या कितना होता है? 29, ठीक है। अब इसको बांटा कि ये हड्डी 29 कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो सिर, देखो कान जब हम पढ़ेंगे तो कान में 3 हड्डी एक कान में और 3 हड्डी एक कान में, दोनों मिला कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 6, ठीक है। म्यूकस, इनकस और स्टेप्स, म्यूकस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। 3 हड्डी का नाम याद रखना, 3 हड्डी इधर, 3 हड्डी इधर, 6 को हो गया, कोई दिक्कत है? 3 इधर 3 इधर, आएगा यहाँ पे होता है हायोड। क्या होता है? हायोड। ये जो कंठ है ना, यही इसी को फोड़ता है ना तो आदमी मर जाता है, फांसी तासी में यही होता है, हायोड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? HIODE, हायोड बोन, समझ में आ रहा है? हायोड बोन कहाँ होता है? हमारा सिर का ये निचला वाला पार्ट जो होता है, देखो गला के ऊपर का पूरा जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग सिर कहते हैं, ध्यान रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर। और उसमें पाया जाता है कपाल, समझ में आ रहा है? क्या पाया जाता है? कपाल, उसको हम लोग स्कल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? देखो हेड में 29 गो रहता है, समझो, उसको बांट रहे हैं। हेड में कितना हड्डी? 29, ठीक है। HEAD, हेड में कितना हड्डी है? 29। 29 में से 6 को होता है कान में। क्या होता है? एक होता है हियोड बोन। क्या होता है? हायोड बोन उसको बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर ये वाला हियोड बोन मतलब गया, फूट गया तो तुम्हारा खेला खत्म, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो फांसी वासी में देखता है यही बोन पर यहीं पे आता रसी और यही दिक्कत करता है, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो 6 और 1 7, कितना हो गया? 7। अब मेरे पास कितना बचा? 22 बचा ना। उस 22 में 14 को होता है कहाँ पे? फेस पे। कितना होता है? 14 ही का चांद, नहीं देखा है तुम लोग? 14 ही का चांद। फेस में कितना हड्डी होता है? ठीक है, देखो तो फेस में लिख देंगे हड्डी कितना? 14। कितना होगा? 14। अब बाकी बच कितना रहा है? 8 गो हड्डी होता है मेरा क्रेमियम में, स्कल में। क्या होता है? कपार में। देखो उसको क्रेमियम कहते हैं, सॉरी। देखो स्कल में हड्डी का संख्या कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। स्कल को ही कपार कहते हैं, स्कल को ही क्या कहते हैं तुम्हारा? कपाल, कपार जो बोलो, ठीक है। स्कल को क्या बोलते हैं? कपाल। हिंदी में हम लोग अपना भाषा में कपार, ज़्यादा कपड़ा नहीं खो हमर, बोलता है कि नहीं तुम लोग? हाँ, बहुत कपार खाता है, सुबह से आके भूखा रहा है हमको, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? तो कपार का मतलब तेरा एक ऊपर वाला पटवा खा रहा है क्या, लेकिन बोलने में, ठीक है। स्कल को हम लोग हिंदी में कपाल बोलते हैं और अपना भाषा में कपार बोलते हैं। तो कपार में हड्डियों का संख्या कितना? 8। कहीं को दिक्कत है? हाँ, उसी को क्रेमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीमियम। समझ में आ रहा है? क्रेमियम। क्रेमियम का संख्या कितना हो गया? कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? अब टोटल 80 हो गया। हाँ देखो 25 गो पसली और स्टर्नम मिला के, 26 गो हमारा कहाँ पे हो गया? बैकबोन में। 25, 26, 51 और 29 गो हमारा सिर में होता है। तो 29 और 51 80। अब 29 को कैसे बांटेंगे? तो फेस में 14 गो, कितना? और स्कल में 8 गो, 22 गो, 6 गो कान में, 28 गो, आएगो हियोड 29 गो। कुछ है? हायोड बोन है, कहीं कोई दिक्कत है? 29 का 29 हड्डी याद हुआ? अब तुमसे सवाल करते हैं, तुम फटाफट जवाब देना, एकदम याद हो जाएगा इजी से। कोई दिक्कत? चलो हम लोग बोल रहे हैं अच्छिए हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। 80 में बैकबोन में कितना होता है? अगर जोड़ा में बात करेगा तो? अब बच्चा में 33, ठीक है बाबू, 33 ध्यान रखना। बच्चा में बैकबोन का संख्या कितना हो जाता है? 33, ठीक है। और हमारा पसली का संख्या कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। और एक बीच में स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम। उसमें फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। 2 लेफ्ट और 2 राइट। फ्लोटिंग रिब्स का संख्या 4। टोटल रिब्स का संख्या 24। एक स्टर्नम। कहीं को दिक्कत है? तो 24 और 1 25। कहीं को दिक्कत नहीं हो रहा है? 26, 25, 51 बचता कितना? 29। 29 का 29 कितना कहाँ रहता है? सर में, जिसको हम लोग हेड कहते हैं। हेड और स्कल दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है? हाँ, हेड और स्कल दोनों अलग अलग चीज है। ऊपर वाला पार्ट जो ये है ना, इसको हम लोग स्कल कहते हैं, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? कान के ऊपर वाला पार्ट स्कल। देखो एकदम समझो, यहाँ देखो, इसके पीछे से कान के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? स्कल। समझ में आ रहा है? कान के ऊपर इधर गर्दन से जो लगा हुआ है ना, ये पूरा क्या है? स्कल। इसी में तेरा ब्रेन सब अंदर में समाया हुआ है, समझ में आ रहा है? अब कान एक अलग हो गया और ये हो गया फेस। क्या हो गया? फेस। आएगो यहाँ पे हायोड बोन होता है, ठीक है। 3 कान में, 3 इस कान में, 6, एक हायोड, 7, 14 को फेस पर, 22 होता है ना, सॉरी कितना हुआ? 21 और 8 गो होता है कपाल में, ठीक है। टोटल 29। 51 + 29 = 80। हम लोग 126 देख लिए किसके बारे में?
126 किसके बारे, अपेंडिकुलर के बारे में, और 80 हम लोग एक्सियल के बारे में देख लिए। टोटल बोन का संख्या एक वयस्क पुरुष के अंदर कितना होता है, मानव के अंदर कितना होता है, तो 206 होता है। बच्चा में 300 होता है, ये बताए थे ना, बच्चा में 300 होता है। तुमसे पूछा जाएगा कभी कभी क्वेश्चन कि मानव में सबसे ज्यादा, ठीक है, बोन का घनत्व बनना कब शुरू हो जाता है, बोन का घनत्व सबसे अधिक किस समय होता है, तो क्या बोलेंगे, नहीं घनत्व बोल रहे हैं ना, तो वहां पे आ जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स। क्या होता है, 30 साल के बाद जो बोन का घनत्व होता है वो अधिक होने लगता है। समझ में आ रहा है। बच्चा में तो घनत्व का मतलब क्या होता है, हाँ, घनत्व का मतलब ज्यादा होता है ना, मतलब ज्यादा, तो घनत्व का मतलब ज्यादा। बच्चा में तो 300 है, वो ज्यादा संख्या में ज्यादा है, फैला हुआ तो अलग अलग है ना। जैसे क्षेत्रफल तो ज्यादा लिया हुआ, इतने कम क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा हड्डी है। हम यहाँ पे बात करें हड्डी का घनत्व कब बढ़ जाता है, मतलब देखो जैसे इसमें 2 हड्डी है, अब जुट के 1 हड्डी हो गया, हो ना। घनत्व का मतलब समझ रहे ना, जैसे किसका घनत्व बेसी रहता है, पानी का कि तेल का, अभी समझना, पानी का घनत्व कि तेल का, तेल का। इसे तेल ऊपर में तैरता है ना। और जब वो घनत्व ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर कुछ घुस पाएगा। जैसे लोहा में तुम पानी चढ़ा सकता है नहीं, तो घनत्व बेसी, हड्डी बेसी, इसलिए जल्दी टूटता है ना 30 साल के बाद, तो जुटने का संभावना कम रहता है। और जुटता भी है तो समय बहुत ज्यादा लगता है। अब बच्चा में कभी टूटियो गया, पता नहीं चलता है, अपने आप जुट जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। हाँ, एक्सियल का संख्या कितना है, 80, और अपेंडिकुलर का संख्या कितना है, 106। सबको बता दिया। हाथ में हड्डियों का संख्या 30 इधर और 30 इधर, दोनों मिला के 60। पैर में लेफ्ट में 30, राइट में 30, ये दोनों मिला के भी 60, तो 60 हाथ और 60 पैर, दोनों मिला के 120। 2 गो हमारा हो गया कैल्विकल, 2 गो हमारा हो गया पेल्विकल, और 2 गो हमारा हो गया स्पेकुला, है ना। कहीं कोई दिक्कत है, स्केपुला। टोटल 126 हमारा हो गया अपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सियल में, तो बैकबोन में 26, कितना, बैकबोन में 26, रिब्स का संख्या 24, 26 24 50, एक स्टर्नम 51, और 29 गो हमारा होता है हेड में, टोटल 80। 29 हेड में कैसे बांटते हैं, तो 14 गो फेस पर, 6 गो कान में, 20, 1 गो हाइयोड बोन 21, और 8 गो तुम्हारा स्कल में, कपार में, कपाल में। कहीं को दिक्कत है, बोन